बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 2 इक़्सा सुन चुके हैं और अब तीसरी किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरा दिल खज़ां रसीदा पत्ते की तरह कांपने लगा था। मौत मुझसे चंद इंच के फासले से गुजर गई थी, लेकिन मैं अब भी महफूज नहीं था। दफतन एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। हमारे किसी मुजाहिद ने हैंड ग्रेनेड फेंका जो एक ट्रक के करीब सड़क पर गिरकर फटा, लेकिन वो बम ट्रक को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। मुझे भी दस्ती बम का ख्याल आ गया। मेरे पास 2 दस्ती बम थे। मैंने एक बम बेल्ट से निकाल लिया, राइफल को जमीन पर रख दिया, सीधे हाथ में बम को मजबूती से गिरफ्त में लिया। उल्टी हाथ की उंगली पेन के रिंग में डालकर उसे एक झटके से बाहर खींचा। बम पर मेरी गिरफ्त और मजबूत हो गई थी। मेरे जिस्म के मुसाम तेजी से पसीना उगल रहे थे। फिर मैंने बम को पूरी कुव्वत से एक ट्रक की तरफ उछाल दिया। फुलादी पतरी के बम से अलग होने की एक आवाज उभरी। मैं दोनों हाथ कानों पर रखकर नीचे झुक गया और फिर चंद सेकंड बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके में कई इंसानी चीखें भी शामिल थी। मेरा फेंका हुआ हैंड ग्रेनेड उस ट्रक पर गिरा था जिस पर मशीन गन्नें फिट थी। मेरे बम ने न सिर्फ उन मशीन गनों को खामोश करा दिया, बल्कि उस ट्रक में मौजूद फौजियों के भी चीथड़े उड़ा दिए। मैंने अपनी राइफल उठाई और पहाड़ी पर ऊपर की तरफ दौड़ता चला गया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और फिर यूं लगा जैसे उस जगह पर क़यामत टूट पड़ी हो। बेतर पे धमाके होने लगे, धरती कांप उठी। मैं लड़खड़ा कर गिरा, लेकिन दूसरे ही लम्हे संभल कर चट्टानों की तरफ भाग खड़ा हुआ। गोला बारूद से लदे हुए चारों ट्रक धमाकों से फट रहे थे। ट्रकों पर लदे हुए गोला बारूद आतिशबाजी की तरह फटकर चारों तरफ फैल रहे थे। रॉकेट चल रहे थे, आग के शोले चारों तरफ उतरते हुए नजर आ रहे थे। मैं एक चट्टान नमा पत्थर की आड़ में रुककर नीचे देखने लगा। बहुत दूर कई रोशनियां मुतहर्रिक नजर आईं। गोला बारूद से लदे हुए ये ट्रक उस तरफ से आए थे। शमरोद, कहाँ हो तुम? चंद कदम के फासले पर कमांडर रशीद की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ कमांडर, मैंने भी चीख कर जवाब दिया। चंद सेकंड बाद कमांडर रशीद दौड़ता हुआ मेरे करीब पहुंच गया। भागो शमरोद, वो चीखा। उस तरफ बेदर पे धमाके बदस्तूर हो रहे थे। आसमान पर भी शोले फैलते जा रहे थे। मेरे ऊपर कुछ ऐसी दहशत सी तारी थी कि मुझसे दौड़ा भी नहीं जा रहा था। और फिर कमांडर रशीद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं अपने आप को संभालता हुआ उसके साथ दौड़ता रहा। भारतीय फौजियों का एक और कानवाय श्रीनगर से आ रहा है। भारतीय फौजियों का एक कानवाय श्रीनगर की तरफ से आ रहा है, कमांडर रशीद ने दौड़ते हुए कहा। उस कानवाय में गोला बारूद का कोई ट्रक नहीं होगा, सिर्फ फौजी होंगे। रात को तो वो कुछ नहीं करेंगे, मगर सुबह की रोशनी होते ही चारों तरफ फैल जाएंगे। उस वक्त तक हमें यहाँ से बहुत दूर निकल जाना होगा। और हमारे साथ ही कमांडर, मैंने हाँफते हुए कहा। वो लोग निकल जाएंगे, तुम उनकी फिक्र मत करो, कमांडर रशीद ने कहा। धमाके बदसूर हो रहे थे। 4 ट्रकों में भरा हुआ गोला बारूद फट रहा था। आसमान पर फुल जड़ियां सी फूट रही थी और फिर एक फायर की आवाज सुनाई दी जो उन धमाकों से मुख्तलिफ थी। मैंने मुड़कर देखा, एक गोली रोशनी की लकीर सी छोड़ती हुई बुलंदियों की तरफ आ रही थी और फिर वो गोली बहुत ऊपर जाकर फट गई। मेरा ख्याल था कि चिंगारियां सी फूटेंगी और फिर तारीकी छा जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो लाइट फायर था। जर्द रोशनी का एक दायरा था जो आसमान पर तैरने लगा था। रोशनी काफी तेज थी। आसपास की पहाड़ियां रोशन हो गई और फिर फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। बाद में आने वाले भारतीय फौजी लाइट फायर की रोशनी में ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग करते हुए पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे। मगर कमांडर रशीद का यह ख्याल दुरुस्त साबित हुआ कि भारतीय फौजी रात के वक्त कुछ नहीं कर सकेंगे। फायरिंग एक ही जगह पर महदूद होकर रह गई थी। बुज़दिल भारतीयों ने पहाड़ियों में दाखिल होने की कोशिश नहीं की थी। मैं कमांडर रशीद के साथ दौड़ता रहा। अब उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं उससे चंद गज पीछे रह गया था। 1 घंटे तक मुसलसल दौड़ते रहने से मेरा सांस तो फूल गया और कदम भी लड़खड़ाने लगे। मैं कमांडर रशीद का साथ देने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे एक पत्थर से ठोकर लगी। मैंने संभलने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका और धड़ाम से पत्थरों पर गिरा। मेरे गिरने की आवाज सुनकर कमांडर रशीद रुक गया। उसने पहले मुड़कर देखा और तेज कदम उठाता हुआ मेरे करीब आ गया। क्या हुआ शिमरोद? वो मुझे उठाने की कोशिश करते हुए बोला। अब मुझसे बिल्कुल नहीं चला जाता कमांडर, मैंने हाँफते हुए जवाब दिया। सिर्फ चंद मिनट यहाँ रुक जाओ। यहाँ नहीं, कमांडर रशीद ने जवाब दिया। यहाँ से कुछ आगे एक चश्मा है, हम वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे।
मगर मेरी टांगों में तो खड़े रहने की भी ताकत नहीं रही, चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी ये हालत देखकर कमांडर रशीद को चंद मिनट वहां रुकना पड़ा और वो भी एक पत्थर पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। मुसलसल भागते रहने से मेरे फेफड़े जैसे फटे जा रहे थे, सीने में दर्द होने लगा था, मुंह से कफ बह रहा था। मैं तकरीबन 5 मिनट तक बेसुध सा पड़ा गहरे गहरे सांस लेता रहा। मेरी हालत कदरे संभली तो मैंने आस्तीन के साथ मुंह से बहने वाला कफ साफ किया और राइफल संभालते हुए उठकर खड़ा हो गया। कमांडर रशीद ने भी अपनी जगह छोड़ दी और हम एक बार फिर चलने लगे। वो चश्मा तकरीबन 1 मील के फासले पर था। दूर दूर तक चिनार के दरख्त थे। चश्मा के आसपास कुछ फलदार दरख्त भी थे, लेकिन रात की तारीकी में उन दरख्तों की शनाख्त मुमकिन नहीं थी। चश्मे के किनारे पर बैठकर मैंने पहले मुंह पर पानी के छींटे मारे और फिर जी भर के पानी पिया और एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। कमांडर रशीद चश्मे के किनारे पर बैठा मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। रात का आखिरी पहर था। सब्जे की वजह से खनकी बढ़ गई थी। सब्जे की वजह से ठंड बढ़ गई थी। मुझे कुछ ठंड लगने लगी थी। बैठे रहोगे तो सर्दी लगेगी, चलते रहोगे तो खून में कुछ गर्मी पैदा होगी, कमांडर रशीद ने कहा। मैं उसका मतलब समझ गया और उठकर उसके साथ चलने लगा। 2 घंटों तक मुसलसल चलते रहने के बाद हम नशेब में फैली हुई एक वादी में निकल आए। थोड़ी देर के लिए एक जगह पर रुके और फिर चलने लगे। एक बड़ी खुशगवार सी महक मेरे नथनों से टकरा रही थी। मुझे समझने में देर न लगी कि हमारे आसपास धान के खेत हैं, जिसका मतलब था कि कोई आबादी भी करीब ही थी। मगर 1.5 घंटे तक मजीद चलते रहने के बाद भी किसी आबादी के आसार दिखाई नहीं दिए। हम रुके बगैर चलते रहे। सुबह का उजाला फैलने लगा। अब कुछ फासले की चीजें दिखाई देने लगी। रोशनी नुमाया होती गई। हमारे चारों तरफ धान के खेत थे और उन खेतों में कहीं कहीं दरख्त भी खड़े दिखाई दे रहे थे। सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। बहुत दूर एक जगह से धुएं की सुरमई लकीर से उठते देखकर मैं चौंक गया। मैंने कमांडर रशीद को उस तरफ मुतवज्जो किया तो वो मुस्कुराता हुआ बोला, वही हमारी मंजिल है। मैं समझा नहीं। मैंने उलझी हुई नजरों से कमांडर रशीद की तरफ देखा। उस पहाड़ी के पीछे एक मकान है और वो मकान ही हमारी मंजिल है, कमांडर रशीद ने जवाब दिया। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें मजीद 1 मील का फासला तय करना पड़ेगा। वो पहाड़ी एक टीले की तरह थी, जैसे कोई बहुत बड़ा प्याला ऊंधा करके रख दिया गया हो। उसके दूसरी तरफ ढलान पर लकड़ी का एक मकान बना हुआ था। उससे जरा हटकर बहुत बड़ी जगह कांटेदार झाड़ियों की बाढ़ से घिरी हुई थी, जिसके एक हिस्से में 2 खच्चर और एक गाय बंधी हुई थी, जबकि दूसरे हिस्से में लातादाद भेड़ें और चंद बकरियां नजर आ रही थी। मकान के आसपास अखरोट और खुबानी के चंद दरख्त थे। अखरोट के दरख्त के नीचे गधा भी बंधा हुआ था। मकान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक हिस्सा सिंगल था और दूसरा डबल स्टोरी। सिंगल हिस्से की छत पर एक जगह चिमनी से धुआं खारिज हो रहा था। हम जैसे ही आगे बढ़े, पता नहीं कहां से एक कुत्ता निकलकर खूनख्वार अंदाज में भौंकता हुआ हमारी तरफ लपका। मैं एकदम घबरा सा गया। वो खासा कद्दावर कुत्ता था और देखने में भी बड़ा खौफनाक और खूनख्वार लग रहा था। कमांडर रशीद कुत्ते से बिल्कुल खौफजदा नहीं हुआ। उसने टाइगर कहकर कुत्ते को पिचकारा। कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और कमांडर रशीद के करीब पहुंचकर उसके आगे पीछे दुम मिलाने लगा। अलबत्ता मेरी तरफ देखकर वो अब भी होले होले उड़ाने लगता था। मकान का दरवाजा दूसरी तरफ था। उस तरफ अकबी खिड़कियां थी। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर अंदर से किसी ने खिड़की खोलकर झांका और फिर खिड़की बंद हो गई। हम मकान की दूसरी तरफ आ गए। एक तरफ मकान से कुछ फासले पर बहुत बड़ा शेड बना हुआ था, जिसमें भूसे की बोरियां और खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले आलात रखे हुए थे। मैं उस शेड की तरफ देख रहा था कि बूढ़ा मकान से निकलकर बाहर आ गया। उसकी उम्र 60 से कुछ ऊपर ही होगी। सफेद नोकदार दाढ़ी, सर के बाल भी बर्फ की तरह सफेद थे, जो स्याह कपड़े की टोपी से झांक रहे थे। उस बूढ़े ने बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और हमें अंदर ले गया। अंदर एक 1.5 उम्र औरत ने हमारा इस्तकबाल किया। उसकी उम्र 40 और 45 साल के दरमियान रही होगी। ढीला ढाला सा लिबास पहन रखा था। सर पर स्याह रंग का एक तकोना सा स्कार्फ पहना हुआ था। उम्र से कतई नजर जिस्मानी तौर पर वो खासी पुरकशिश थी। वो हमें उस मकान के कैसे कमरे में ले आए, जहाँ फर्श पर भेड़ के बालों से बने गद्दे बिछे हुए थे। एक तरफ 7-8 साल का एक बच्चा सो रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। एक तरफ आतिशदान में आग रोशन थी। करीबी चाय की एक केतली रखी हुई थी और प्यालियों में चाय भी मौजूद थी। मेरा ख्याल है वो दोनों हमारे आने से पहले चाय पी रहे थे। हम उनके साथ आतिशदान के सामने गद्दे पर बैठ गए। औरत ने हमारे सामने प्यालियां रखकर उनमें चाय उंडेल दी। हमारा यहाँ जिस तरह इस्तकबाल हुआ था, उससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि कमांडर रशीद उन लोगों के लिए अजनबी नहीं था।
कमांडर रशीद ने मेरा भी उनसे तारुफ करा दिया और मुझे ये जानकर हैरत हुई कि वो बूढ़ा मेरे वालिद मौलवी रसूल बख्श को बहुत अच्छी तरह जानता था। बहुत अरसा हुआ रसूल बख्श से मिले हुए। उसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, अब तो वो बूढ़ा हो गया होगा मेरी तरह। जी हाँ, आपने ठीक कहा, मैंने जवाब दिया। हमने 9वीं और 10वीं जमातें श्रीनगर के मुस्लिम हाई स्कूल में इकट्ठे ही पढ़ी थी, बूढ़े ने कहा। उसके बाद दिल्ली चला गया और वो सोपुर का होकर रह गया। मेरा ख्याल था कि मैं दिल्ली में रहकर आला तालीम हासिल करूंगा, लेकिन यहाँ एक हादसे में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मुझे वापिस आना पड़ा। उसके बाद भी रसूल बख्श से चंद मुलाकातें हुई थी, मगर अब तो कई बरसों से हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। वो अब्दुल गनी था, देर तक पुराने वक्तों की यादें ताज़ा करता रहा। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मैं तुम्हारी उम्र का था। वो मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था, कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहते थे, मगर महाराजा गुलाब सिंह तो कश्मीर का सौदा पहले ही कर चुका था। अगर कश्मीर के मुसलमानों में उस वक्त इत्तेहाद होता तो आज कश्मीर और जम्मू भी पाकिस्तान का हिस्सा होता। मगर बाद कश्मीरी लीडर ही गद्दार निकले। अपने जाती मफाद और इक्तदार के लिए वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाते और हिंदू लीडरों की चापलूसी करते रहे। उन कश्मीरी मुसलमान लीडरों की गद्दारी की वजह से आज ये वादी जल रही है। ये तो नस्ल दर नस्ल गद्दार हैं। इनकी औलाद आज भी अपने इक्तदार के लिए हिंदुओं की गुलामी कर रही है। वो कश्मीर के सादा लोग मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, मगर कश्मीरी अब बेदार हो चुके हैं। अब वो किसी फरेब में नहीं आएंगे। अब तो आज़ादी से कम किसी बात पर समझौता नहीं होगा। मुझे खुशी है कि तुम जैसे नौजवान आज़ादी की इस तहरीक में शामिल है। जज्बा जिंदा हो तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। अब्दुल गनी के बारे में इंकिशाफ हुआ कि वो खुद भी मादी में तहरीक आज़ादी का सरगर्म कारकुन रह चुका है। उसके जिस्म पर जख्मों के कई निशान थे। तहरीक की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए वो कई मरतबा पकड़ा गया था। बेबना तशद्दुद बर्दाश्त किया था, मगर अपने काज से गद्दारी नहीं की थी। अब्दुल गनी में भाग दौड़ की ताकत ना रही तो उसने अपने 2 जवान बेटे तहरीक के सुपुर्द कर दिए। दोनों कई बरसों तक भारतीय भेड़ियों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। चंद साल पहले बड़ा बेटा एक छापामार कार्रवाई में शहादत के रुतबे पर फायज हुआ और 3 साल पहले छोटा बेटा भी ऐसी एक कार्रवाई में वतन की आन पर कुर्बान हो गया। सकीना अब्दुल गनी की बहू थी और बिस्तर पर गहरी नींद सोया हुआ 6-7 साल की उम्र का वो बच्चा उसका पोता था। अब्दुल गनी बड़े बेचैनी से उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब अपने पोते के हाथ में बंदूक थमाकर भारतीय गासमों के गंदे वजूद से इस धरती को पाक करने के लिए अपनी दुआओं के साये में रुखसत कर सके। चाय पीने के थोड़ी देर बाद सकीना ने नाश्ता बना दिया। इसी दौरान वो बच्चा भी जाग गया था। सकीना उसे उठाकर बाहर ले गई। वो 15 मिनट बाद उसे मुंह धुलाकर वापस ले आई। अब्दुल गफूर नाम का वो बच्चा कमांडर रशीद से भी खासा बेतकल्लुफ था। वो उसके पास बैठकर नाश्ता करने लगा। रात भर जागने और भाग दौड़ में बुरी तरह थक गया था। नींद के झोंके आ रहे थे, मगर मैं बड़ी मुश्किल से आंखें खोले बैठा था। ये मेरी जिंदगी का खौफनाक तरीन तजर्बा था। मुजाहिदीन और भारतीय फौजियों की झड़पों के बारे में तो आए दिन सुनता ही रहता था। ये भी पता चलता था कि किस झड़प में कितने भारतीय फौजी मुजाहिदीन के हाथों जहन्नुम वासिल हुए और कितने मुजाहिदीन शहीद हुए। और गुज़िश्ता रात मैं खुद एक ऐसी छापामार कार्रवाई में शरीक था जिसके बारे में खबर वादी में फैल गई होगी। हमने भारतीय फौज के उस काफिले को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। गोला बारूद के लदे हुए 4 ट्रक तबाह हुए थे और कम से कम 24 फौजी थे जो सब के सब खत्म हो गए थे। मुमकिन है 1-2 फौजी भी बच गए हों। मैं अपने आप में फख्र की एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। इस किस्म की छापामार कार्रवाई में हिस्सा लेने का ये मेरा पहला मौका था। मेरे चारों तरफ मौत बरस रही थी और मैंने किसी बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया था। ट्रक ड्राइवर पहला भारतीय फौजी था जो मेरी गोलियों का निशाना बना था और फिर मेरे फेंके हुए हैंड ग्रेनेड ने ट्रक से मुजाहिदीन पर फायरिंग करने वाले कई फौजियों को मौत की नींद सुला दिया था। तुम्हें नींद नहीं आ रही? सकीना मेरी तरफ देखते हुए बोली। मेरे साथ ऊपर आओ, ऊपर कमरा खाली है, आराम से सो जाना। मैंने कमांडर रशीद की तरफ देखा और उठकर सकीना के साथ चल पड़ा। मैंने अपनी राइफल भी उठा ली थी। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मकान के अंदर ही से थी। सकीना मुझे जिस कमरे में लेकर आई उसकी खिड़कियां मशरक की तरफ थी जो खुली हुई थी और बाहर धूप चमक रही थी। मैं बहुत थका हुआ था, बिस्तर पर गिरते ही सो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर तक सोया रहूंगा कि सकीना ने मुझे झिंझोड़ कर जगाया। उठो, जल्दी करो। वो मुझे बाजू से पकड़कर उठाते हुए चीखती, वो दरिंदे इस तरफ आ रहे हैं। मैं एक झटके से उठ गया।
खिड़की के बाहर देखा तो बहुत दूर एक टीले की चट्टान से धूल उड़ती हुई नजर आ रही थी। वो 2 जीपें थी जो धूल उड़ाती हुई टीले की ढलान से उतर रही थी। मेरे ख्याल में फासला 20 मील से कुछ ज्यादा ही था। मैंने जल्दी से अपने जूते पैरों में फंसाए, बेल्ट उठाकर कमर से बांधा और राइफल उठाते हुए सकीना के साथ दरवाजे की तरफ लपका और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। जब हम मकान से बाहर निकले तो कमांडर रशीद और बूढ़ा अब्दुल गनी सामने वाले शेड में एक जगह रखी हुई भूसे की बोरियां हटा रहे थे। सकीना भी उनकी मदद करने लगी। मैं इधर उधर देख रहा था। भूसे की बोरियों के नीचे एक तख्त था जिसे अब्दुल गनी और कमांडर रशीद ने हटा दिया। उस तख्त के नीचे तंग सी सीढ़ियां थी। पहले मैं नीचे उतरा और फिर कमांडर रशीद अंदर आ गया। अब्दुल गनी ने तख्ता ऊपर रख दिया और फिर शायद वो और सकीना भूसे की बोरियां तख्ते के ऊपर रखने लगे। तहखाना बहुत बड़ा था और ये जगह भी कमांडर रशीद के लिए अजनबी नहीं थी, क्योंकि सीढ़ियों से उतरते ही उसने एक तरफ रखी हुई लालटेन जला ली थी। हम दोनों तहखाने के आखिरी हिस्से में चले आए। यहाँ असले से भरी हुई 7-8 पेटियां देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। हम दोनों एक बार फिर सीढ़ियों के करीब आकर खड़े हो गए। राइफलें हमारे हाथों में तैयार थी। कमांडर रशीद के कहने के मुताबिक ये तहखाना अगरचे महफूज था, लेकिन मैं समझता था कि अगर भारतीय फौजियों को इसका पता चल गया तो ये हमारे लिए चूहे दान साबित होगा। बंद होने के बावजूद इस तहखाने में घुटन का एहसास नहीं था। कहीं न कहीं हवा की आमदोरफ्त का रास्ता जरूर था। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। बाहर की कोई आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ पता नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा है और फिर अपने सरों पर आहट सुनकर हम चौंक गए। हम दोनों ने सीढ़ियों के दोनों तरफ पोजीशन संभाल ली। मैं दीवार के साथ चिपका खड़ा था। मेरी राइफल का रुख ऊपर की तरफ था। आहट की आवाजें बढ़ती जा रही थी, उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। राइफल पर मेरी गिरफ्त सख्त हो गई। उंगली ट्रैगर पर जमी हुई थी और नजरें ऊपर तख्ते पर थीं। तख्ता आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हरकत करने लगा और फिर सकीना की आवाज सुनाई दी, पापा तुम छोड़ दो, मैं उठा रही हूँ। उसकी आवाज पुरसुकून थी, जिसका मतलब था कि ऊपर सूरत हाल नॉर्मल थी और खतरे की कोई बात नहीं थी। तख्ता ऊपर से पूरी तरह हट गया और रोशनी अंदर तक आई। बाहर आ जाओ, वो लोग चले गए हैं, सकीना की आवाज सुनाई दी। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया और राइफल पर गिरफ्त ढीली पड़ गई। कमांडर रशीद ने मुझे इशारा किया। मैं दौड़कर लालटेन उठा लाया और उसे सीढ़ियों के करीब रख दिया। हम दोनों बाहर आ गए। तख्ता बराबर करके उस पर एक बार फिर भूसे की बोरियां रख दी गई। अब्दुल गनी और सकीना की हालत देखकर मैं चौंके बगैर न रह सका। अब्दुल गनी की दाएं आंख के नीचे स्याह धब्बा नजर आ रहा था। सकीना की कमीज दाएं कंधे से फटी हुई थी और उसका एक जबड़ा भी सूजा हुआ था। मुझे समझने में देर न लगी कि हमारे बारे में पूछने के लिए उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अब्दुल गफूर कहाँ है? मैंने बेइख्तियार पूछा और इधर उधर देखने लगा। वो महफूज है बेटा, तुम उसकी फिक्र मत करो, अब्दुल गनी ने जवाब दिया। हम मकान के अंदर दाखिल हो गए। अब्दुल गनी हमें उन फौजियों के बारे में तफसील से बताने लगे। उन फौजियों को ऐसे उग्रवादियों दहशतगर्द की तलाश थी जिन्होंने गुज़िश्ता रात श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एक कानवाय पर हमला करके एक मेजर समेत 29 फौजियों को हलाक और गोला बारूद के 4 ट्रकों को तबाह कर दिया था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उस काफिले में 24 फौजी शामिल थे और 5 ड्राइवरों को मिलाकर उनकी तादाद 29 हो जाती थी, जो सब के सब जहन्नुम वासिल हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई मुजाहिद ना तो जख्मी हुआ था और ना ही शहीद। कमांडर रशीद ने काफिले पर हमले की प्लानिंग इस तरह की थी कि हमारे किसी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और मुझे यकीन था कि वो सब के सब महफूज ठिकानों पर पहुंच चुके होंगे। लेकिन ये भारतीय दरिंदे जिस तरह हमारी तलाश में बस्तियों में घूम रहे थे, उससे मैं अंदाजा लगा सकता था कि कई बेगुनाह उनके हाथों मारे जाएंगे। ये बूढ़ों, बच्चों और औरतों को भी नहीं बख्शेंगे, उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। अब्दुल गनी और सकीना की मिसाल तो मेरे सामने थी। उन्हें मारा पीटा गया था। सकीना की जबान पर हरफे शिकायत तक नहीं आया था। तकरीबन आधे घंटे बाद अब्दुल गफूर भी आ गया। वो ज़हीन बच्चा था। भारतीय फौजियों की आमद पर सकीना ने उसे खेतों की तरफ भगा दिया था और वो अपने कुत्ते के साथ 2.5-3 घंटों तक खेतों में छुपा रहा था। अब्दुल गनी की अपनी जिंदगी याद करते हुए गुजरी थी। उसने अपने 2 बेटे भी वतन की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिए थे। उसका जज्बा जिहाद अब भी कम नहीं हुआ था। वो मुजाहिदीन को पनाह देता रहता था और हर मुमकिन तौर पर उनकी मदद करने की कोशिश करता था और अपने शेड वाले तहखाने में असला भी जमा करता रहता था, जो वक्तन फवक्तन मुजाहिदीन तक पहुंचा दिया जाता था। हमें 3 दिन तक वहाँ रहना पड़ा। इसी दौरान उस तरफ आने वाले मुख्तलिफ लोगों से हमें खबरें मिलती रही। इस मार्के में हिस्सा लेने वाला कोई मुजाहिद भी
तो भारतीयों के हाथ नहीं आया। अलबत्ता भारतीय दरिंदे बेगुनाहों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। और फिर चौथे रोज हमें ये अफसोसनाक इत्तला मिली कि श्रीनगर से 5 मील दूर एक छोटी सी बस्ती में कमांडर फैज अली और उसके 2 साथी भारतीय फौजियों के साथ एक झड़प में शहीद हो गए थे। शहादत से पहले उन्होंने मुकाबला करते हुए 8 भारतीय फौजियों को जहन्नुम रसीद कर दिया था। भारतीय फौजी वो भेड़िए थे जिनके मुंह को इंसान का खून लग चुका था और वो वादी कश्मीर में इंसानों का शिकार खेल रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं रहा जब वादी को उनके गंदे वजूद से पाक कर दिया जाए। इसी दौरान 2 दिन और गुजर गए। अब फौजियों से मुजाहिदीन की झड़पें अनंतनाग और पहलगाम की तरफ हो रही थी। वो इलाके श्रीनगर के दूसरी तरफ थे। गुलमर्ग की तरफ कदरे सुकून हो गया था। मुझे घर से निकले हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और अब मुझे घर की याद सताने लगी थी। कमांडर रशीद ने भी मेरी इस कैफियत को भांप लिया था। अब उस तरफ के हालात कदरे पुरसुकून है। एक रोज कमांडर रशीद ने मुझसे कहा, तुम सोपुर चले जाओ, तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें पैगाम भेज दिया जाएगा। और फिर अगले रोज मैं सुबह सवेरे ही खच्चर पर सवार होकर वहां से रवाना हो गया। मैंने राइफल और हर वो चीज छोड़ दी थी जिससे मेरा मुजाहिदीन से कोई ताल्लुक साबित हो सकता था। मैंने अब्दुल गनी के दिए हुए ढीले ढाले से कपड़े पहन रखे थे और उलिये से मैं कोई काश्तकार ही लगता था। वहां से तकरीबन 8 मील दूर एक बस्ती में पहुंचकर मैंने सुलेमान अहमद नामी उस आदमी को तलाश किया जिसके बारे में अब्दुल गनी ने बताया था। मैंने खच्चर उसके हवाले कर दिया और तकरीबन 1 घंटे बाद गुलमर्ग की तरफ जाने वाली बस पर सवार हो गया। 2 घंटे में गुलमर्ग पहुंच गया, लेकिन उस रोड में आगे ना जा सका। अब्दुल गनी ने मुझे गुलमर्ग के एक दुकानदार का पता बताया था। शहर की आधी से ज्यादा दुकानें बंद थी। हमीद नामी उस शख्स की दुकान भी बंद थी, मगर एक आदमी ने मुझे उसके घर पहुंचा दिया। हमीद ने सुबह मुझे आगे नहीं जाने दिया। आगे कुछ गड़बड़ है, उसने बताया। कदम कदम पर फौजी दनदनाते फिर रहे हैं। तुम आज का दिन यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। मुझे वो दिन और वो रात भी गुलमर्ग में गुजारनी पड़ी और फिर अगली सुबह मैं बस के जरिए सोपुर की तरफ रवाना हो गया। मेरे घर और कस्बे वालों को पता चल चुका था कि 1 हफ्ता पहले मुजाहिदीन की जिस पार्टी ने श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर फौजी काफिले को तबाह किया था, उसमें मैं भी शामिल था। मेरे घर वाले तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कस्बे के लोग भी चोरी छपे मेरे घर आकर मेरे वालिदैन को मुबारकबाद देते रहे। 3 दिन सुकून से गुजर गए। मैं भी मामूलात में मसरूफ हो गया। चौथे रोज 3 मुजाहिदीन हमारे कस्बे में दाखिल हुए। वो बारामूला की तरफ कोई कार्रवाई करके फरार हुए थे। उनकी इस कार्रवाई में 4 भारतीय फौजी मारे गए थे, जबकि उनका एक साथी भी शहीद हुआ था। मुजाहिदीन को फौरन ही मुख्तलिफ घरों में पहुंचा दिया गया। मैंने भी उनसे जाकर मुलाकात की थी और फिर उस रोज असर से जरा पहले पूरे कस्बे में ये सिनसिनी खबर फैल गई कि 3 फौजी ट्रक बड़ी तेज रफ्तारी से कस्बे की तरफ आ रहे हैं। हमारे कस्बे में भारतीय फौजियों का आना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। वो मुजाहिदीन की तलाश के बहाने यहाँ आते रहते थे और लूट मार करके चले जाते थे। लेकिन आज बात कुछ और थी। 3 मुजाहिदीन कस्बे में पनाह लिए हुए थे, चौथा मैं खुद था। 3 ट्रकों पर फौजियों की तादाद का अंदाजा लगाया जा सकता था, लिहाजा उनसे मुकाबले का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गांव वालों के पास असला नहीं था। वो मुजाहिदीन हमारे कस्बे में पनाह लिए हुए थे। उनके पास अगरचे राइफलें मौजूद थी, मगर 3 राइफलें क्या कर सकती थी। 2 फौजी ट्रक कस्बे के बाहर मुख्तलिफ जगहों पर और एक कस्बे के मरकजी चौक पर पहुंचकर रुक गया। उस ट्रक से 1.5 दर्जन फौजी उतरकर इधर उधर फैल गए। एक लेफ्टिनेंट ने मेगाफोन पर यह ऐलान किया कि कस्बे में छुपे हुए मुजाहिदीन को उनके हवाले कर दिया जाए, वरना कस्बे को जलाकर राख कर दिया जाएगा। तीसरी मर्तबा दोहराया जाने वाला ये ऐलान अभी खत्म नहीं हुआ था कि किसी मकान की छत से फायरिंग शुरू होगी। एक फौजी ढेर हो गया, 3-4 जख्मी होकर गिरे। भगदड़ मच गई और फिर भारतीय फौजियों ने भी फायर खोल दिया। वो अंधाधुंध चारों तरफ गोलियां बरसा रहे थे। फायरिंग के साथ चारों तरफ चीखों की आवाजें गूंजने लगी। कस्बे के बाहर से भी फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। मेरे वालिद इससे चंद मिनट पहले ही असर की अजान देने के लिए मस्जिद की तरफ गए थे। मैंने भी घर से निकलकर मस्जिद की तरफ दौड़ लगा दी। अभी मैं मस्जिद के पहले वाले दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि फिजा अल्लाहू अकबर की सदा से गूंज उठी। मेरे वालिद अजान देना शुरू कर चुके थे। उस वक्त मस्जिद के मरकजी गेट की तरफ फायरिंग होने लगी। उधर से मैं पहले वाले दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हुआ और उधर 3 भारतीय फौजी जूतों समेत दनदनाते हुए मस्जिद में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायर खोल दिया। उस वक्त मस्जिद में 5-6 नमाजी थे। वो गोलियों से छिलनी होकर गिर पड़े। एक फौजी ने राइफल का रुख मेरे वालिद की तरफ कर दिया। कई गोलियां उनके जिस्म में महफूज हो गई। वो तिवरा कर गिरे। उनके जिस्म से खून के कई फवारे फूट पड़े।
ان کے منہ سے نکلنے والی آخری آواز اللہ اکبر تھی۔ میں اپنی جگہ سے اچھلا اور ہوا میں اڑتا ہوا ایک فوجی پر جا گرا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہاتھ سے رائفل چھین لی اور تینوں بھارتی فوجیوں کو ڈھیر کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں مسجد کے دروازے کی طرف لپکا۔ پہلو والی گلی سے نکلتے ہی میں ٹھٹک گیا۔ دو عمارتوں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فضا میں پٹرول کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ آگ اتفاقیہ نہیں لگی تھی بلکہ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ چاروں طرف فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے گھر کی طرف دوڑا اور گلی کے موڑ پر پہنچ کر رک گیا۔ دو عمارتوں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فضا میں پٹرول کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ آگ اتفاقیہ نہیں لگی بلکہ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ چاروں طرف فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے گھر کی طرف دوڑا اور گلی کے موڑ پر پہنچ کر رک گیا۔ میرے مکان اور اس کے ساتھ دوسرے دو مکانوں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ دو فوجی ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لیے جا رہے تھے۔ لڑکی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ وہ رابعہ تھی، مجھ سے 2 سال بڑی میری بہن ہے۔ میں نے فوجیوں کا نشانہ لے کر رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ رائفل کھٹ کھٹا کر رہ گئی، وہ خالی ہو چکی تھی۔ میں دوڑتا ہوا ان فوجیوں کی طرف لپکا۔ اسی وقت مجھے یوں لگا جیسے میری ایک ٹانگ میں انگارے بھر گئے ہوں۔ میں لڑکھڑاتا ہوا سنبھل کر آگے دوڑتا رہا۔ میرے چاروں طرف آگ تھی اور گولیاں برس رہی تھی۔ میں رکا نہیں، آگے بڑھتا رہا۔ ایک فوجی نے مجھے دیکھ لیا اور اپنی رائفل کا رخ میری طرف موڑ دیا۔ میں رائفل کی زد پر تھا اور ہمارے درمیان فاصلہ بھی چند منٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ رائفل کسی بھی لمحے شعلے اگل سکتی تھی اور یہ شعلے میرے دل میں پیوست ہو کر میری زندگی کا چراغ گل کر سکتے تھے۔ میں نے مسجد میں چھینی ہوئی بھارتی فوجی کی رائفل کی نال کی طرف سے پکڑ لیا اور دائیں پیر پر زور دے کر پوری قوت سے اچھلا۔ سامنے والے فوجی کی رائفل کا رخ میری طرف تھا۔ مجھے اس طرح اچھلتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وحشت سی بھر گئی، چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے۔ میں کسی پرندے کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا اور پھر میں نے دوڑتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی رائفل کو لٹ کی طرح گھما دیا۔ رائفل کا بٹ اس فوجی کے سر پر لگا، اس کے منہ سے عجیب سی آواز خارج ہوئی۔ وہ اس کی آخری آواز تھی۔ رائفل کے بٹ کی ضرب سے اس کی کھوپڑی کے پر خچے اٹھ گئے تھے۔ رائفل ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھی اور یہ شاید اس کے جسم میں پیدا ہونے والے تشنج کا نتیجہ تھا کہ ٹرائگر دب گیا۔ رائفل کا رخ اس وقت اوپر کی طرف تھا۔ نال سے نکلنے والی گولیاں آسمان کو چھونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ فوجی کٹے ہوئے درخت کی طرح لہرایا اور ڈھیر ہو گیا۔ اس کی کھوپڑی سے خون فوارے کی طرح اچھلنے لگا۔ بیجا بھی پانی کی طرح کھوپڑی سے بہہ نکلا۔ دوسرا فوجی میری بہن رابعہ کو گھسیٹتا ہوا چند گز دور جا چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ اپنے ساتھی کی چیخ سن کر اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر اس کا چہرہ بھی خوف کی شدت سے دھواں ہو گیا۔ اس نے رابعہ کو چھوڑ دیا اور رائفل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر میری طرف سیدھی کرنے لگا، لیکن میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور ایک بار پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہوا پوری قوت سے اپنی جگہ سے اچھلا۔ یہ اس نعرے تکبیر کا اثر تھا کہ وہ بھارتی فوجی دہشت زدہ ہو گیا۔ وہ اگر چاہتا تو بڑی آسانی سے مجھے چھلنی کر سکتا تھا، لیکن وہ بزدل تھا۔ بری طرح بدحواس ہو کر چیختا ہوا ایک طرف بھاگ نکلا۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہوا تھا کہ رائفل بھی ایک بوجھ سمجھ کر پھینک دی تھی۔ میں چھلانگ لگا کر رابعہ کے قریب گرا۔ رابعہ اب بھی بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس کی قمیض ایک کندھے سے پھٹ گئی تھی اور وہ وحشت زدہ تھی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ رابعہ باجی بھاگ جاؤ اس گلی میں، چاچی زلیخا کے گھر کی طرف، میں نے چیخ کر کہا، مگر روکا نہیں اور اس فوجی کے پیچھے دوڑ لگا دی جو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ فوجی دوسری گلی میں مڑ چکا تھا، مگر میں نے اسے زیادہ دور نہیں جانے دیا۔ میں نے چند فٹ دور ہی سے چھلانگ لگا دی اور نیچے گرتے ہوئے اپنی ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں میں الجھا دی۔ بھارتی فوجی چیختا ہوا لڑکھڑا کر منہ کے بل گرا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر لڑکھڑا کر پھر گرا۔ اسی دوران میں سنبھل چکا تھا۔ وہ رائفل ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی جسے میں نے ایک بار پھر لٹ کی طرح نال کی طرف سے پکڑ لیا اور فوجی کے جسم پر ضربیں لگانے لگا۔ پہلی ضرب اس کے کاندھے پر لگی، وہ بری طرح بل بلا اٹھا۔ دوسری ضرب اس کی پسلیوں پر لگی۔ توقف کیے بغیر تیسری ضرب اس کے دائیں گھٹنے پر لگائی۔ وہ چیختا ہوا زمین پر لوٹنے لگا، لیکن اس کی چیخوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میرے ہاتھ نہیں رکے، مجھ پر جنون سا طاری تھا۔ اس وادی میں روزانہ ہماری معصوم خواتین اور بچوں کی چیخیں گونجا کرتی تھی۔ یہ بے رحم درندے جب ان بے گناہوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے تو ان کی چیخوں سے آسمان تھرا اٹھتے تھے، زمین کانپ اٹھتی تھی، لیکن ان خونخوار بیڑیوں پر ان معصوم کی چیخوں اور آہو فغاں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔
تو میں اس درندے کی چیخوں سے کیسے متاثر ہو سکتا تھا؟ مجھ پر جنون سا طاری تھا، نہ جانے میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میرے ہاتھ مشینی انداز سے چل رہے تھے، رائفل کے بٹ کی ہر ضرب سے وہ بھیڑیا پہلے سے بھی زیادہ شدت سے بلبلا اٹھتا تھا۔ وہ اس وقت اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر میرے ہاتھ بھی ایک بار پھر حرکت میں آ گئے تھے۔ اس مرتبہ ضرب اس کے جبڑے پر لگی، اس کا جبڑا ٹوٹ گیا، منہ سے خون بہ نکلا اور وہ زمین پر اس بکرے کی طرح تڑپنے لگا جس کے گلے پر چھری پھیر کر چھوڑ دیا ہو۔ میں نے ایک بار پھر رائفل اوپر اٹھائی، لیکن اس وقت ایک نسوانی چیخ کی آواز سن کر چونک گیا۔ وہ رابعہ کی چیخ تھی۔ میں نے ہاتھ روک لیا، چنگاریاں برساتی ہوئی نظروں سے خاک میں تڑپتے ہوئے فوجی کی طرف دیکھا۔ وہ خون میں لت پت تھا اور اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا، دونوں گھٹنے توڑ دیے تھے، 2-4 پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہوں گی، ہنسلی کی ایک ہڈی بھی رائفل کی ضرب کا شکار ہوئی تھی اور جبڑا ٹوٹ جانے سے وہ منہ بھر کر خون اگل رہا تھا۔ ایسی صورت میں تو اس کا زندہ بچ جانا بھی ایک معجزہ ہی کہلاتا۔ رابعہ کی چیخ دوبارہ سنائی دی تو میں مڑ کر اس طرف دوڑا۔ یہ چیخ اس گلی کی طرف سے آئی تھی جہاں چاچی زلیخا کا گھر تھا۔ میں اس طرف مڑتے ہی رک گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ 2 فوجی تھے جن میں ایک نے رابعہ کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا، رائفل اس کے بائیں ہاتھ میں تھی، دوسرے نے رائفل کندھے پر لٹکا رکھی تھی اور رابعہ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بری طرح مچل رہی تھی۔ اس کھینچا تانی میں اس کی قمیض تار تار ہو چکی تھی اور اس کا بالائی جسم برہنا ہو رہا تھا۔ میں چنگاڑتا اس کی طرف لپکا۔ رائفل کو اس مرتبہ بھی میں نے نال کی طرف سے لٹ کی طرح پکڑ رکھا تھا۔ وہ دونوں فوجی میری چنگاڑ سن کر میری طرف مڑے۔ ایک فوجی نے رابعہ کے بال چھوڑ دیے اور رائفل کو دونوں ہاتھوں میں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی میں اس سے ٹکرا گیا اور اسے گھسیٹتا ہوا دور تک لے گیا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی تھی اور اتفاق سے میری رائفل بھی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ دوسرا فوجی اب رابعہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ وہ شاید موقع سے فائدہ اٹھا کر رابعہ کو وہاں سے نکال لے جانا چاہتا تھا۔ میرے حریف فوجی نے سنبھل کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے وزنی بوٹ کی ٹھوکر میری پنڈلی پر لگی۔ میں بے اختیار چیخ اٹھا اور لڑکھڑا کر پشت کے بل گر پڑا۔ میری سنبھلنے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بوٹ کی ٹھوکریں میرے جسم کے مختلف حصوں پر پڑتی رہیں۔ ہر ٹھوکر کے ساتھ میں چیخ اٹھتا، لیکن ملا کر مجھے سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ فوجی نے اس وقت میرے منہ پر زوردار گھونسا جما دیا۔ میرا جبڑا ہل کر رہ گیا، دانتوں سے خون بہ نکلا۔ اپنے منہ میں ہی خون کا ذائقہ محسوس کر کے مجھ پر جنون سا طاری ہو گیا۔ میں تو ابھی 9 عمر ہی تھا، اس میں شبہ نہیں جسمانی لحاظ سے میں اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی لگتا تھا، مگر وہ مجھ سے زیادہ قد آور اور کہیں طاقتور تھا۔ اگر وہ میری گردن پکڑ لیتا تو شاید ہڈی ٹوٹ جاتی۔ میرا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن میرے اندر نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ ایک جذبہ تھا، جنون تھا جو میرے اندر چھپی ہوئی قوت کو تقویت دے رہا تھا۔ میں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس ہٹے کٹے بھارتی سورما پر چھلانگ لگا دی اور اسے رگیتا ہوا دور تک لے گیا۔ یہ گلی تنگ سی تھی، وہ ایک دیوار سے ٹکرا گیا۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس کے پیٹ میں سر سے زوردار ٹکر مار دی۔ وہ چیختا ہوا دورہ ہو گیا۔ اس نے سیدھا ہونے کی کوشش کی تو میں نے سر کی دوسری ٹکر اس کے چہرے پر ماری۔ وہ ایک بار پھر بلبلا اٹھا، اس کی ناک سے خون بہ نکلا تھا۔ میں نے تیسری ٹکر مارنا چاہی تو وہ بے تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ میں اپنی جونک میں دیوار سے ٹکرایا مگر فوراً سنبھل گیا۔ پتھر کی مورتیوں کو بھگوان مان کر ان کی پوجا کرنے والے اس سورما کی باہوں میں شاید دم نہیں رہا تھا۔ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی بجائے زمین پر پڑی ہوئی اپنی رائفل کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن میں نے اسے رائفل تک پہنچنے نہیں دیا۔ میں نے اپنی جگہ سے اچھل کر اس کے کولے پر زوردار ٹھوکر لگا دی۔ وہ لٹکھڑا کر زمین پر گرا۔ میں رائفل کی طرف لپکا۔ اس فوجی نے بھی بڑی پھرتی سے سنبھل کر رائفل پر قبضہ کرنے کی ایک اور کوشش کی تھی، لیکن میں اس سے پہلے رائفل پر ہاتھ ڈال چکا تھا۔ رائفل کے آگے سنگین لگی ہوئی تھی۔ وہ بھارتی سورما جیسے ہی میری طرف جھپٹا، میں نے رائفل کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر پوری قوت سے سنگین اس کے پیٹ میں گھوم۔ اس بھارتی سورما کے منہ سے نکلنے والی چیخ بڑی خوفناک تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے رائفل پیچھے کھینچ لی۔ وہ پیٹ پکڑ کر دورہ ہو گیا۔ تکلیف اور خوف کی شدت سے اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑ رہی تھی۔ رابعہ کی چیخوں کی آوازیں اب دوسری گلی سے آ رہی تھی۔ دوسرا فوجی رابعہ کو گھسیٹتا ہوا دوسری گلی میں مڑ گیا تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس طرف سے کچھ اور لوگوں کی چیخنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا گلی کے موڑ پر پہنچ گیا۔ اس طرف کی صورتحال بہت سنگین تھی۔ تقریباً 50 گز آگے ایک مکان کو آگ لگی ہوئی تھی۔ عورتیں، بچے اور مرد چیختے ہوئے باہر آ رہے تھے۔
उस जलते हुए मकान से फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। 3 भारतीय फौजी फायरिंग करते हुए उस मकान से बाहर आ गए। उनमें से एक 9 उम्र लड़की को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ला रहा था। मेरे खून की गर्दिश खतरनाक हद तक तेज हो गई। वो चाची जुलेखा का मकान था और वो लड़की चाची जुलेखा की बेटी थी। चाची जुलेखा से हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन ऐसा रिश्ता जरूर था जो खूनी रिश्तों से भी ज्यादा मुकद्दस और मजबूत होता है। इंसानियत और मजहब का रिश्ता। वो हम में से एक थी। उसका शोहर कई साल पहले कश्मीर की आजादी की जंग लड़ते हुए शहीद हो गया था। 15 साल शम्मो उसकी अकलौती बेटी थी, बेहद हुसीन। उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और इस वक्त खूनख्वार बेड़ियों के चुंगल में फंस गई थी। राबिया भी उन बेड़ियों के चुंगल में थी। मैंने राइफल सीधी कर ली और उस फौजी का निशाना लेकर ट्राइगर दबा दिया जिसने शम्मो को बालों से जकड़ रखा था। मुझे मायूसी नहीं हुई। गोली उस फौजी के सर में लगी और उसकी खोपड़ी के पर खचे उड़ गए। उसकी गिरफ्त से निजात मिलते ही शम्मो दरवाजे के अंदर की तरफ गिरी। भेड़िया सिर्फ फौजियों ने अंधाधुंध फायर खोल दिया। बस्ती के लोग अपने आप को बचाने की जिद्दोजहद तो कर रहे थे, मगर वो निहत्थे थे और भारतीय फौजियों को इस किस्म की जवाबी कार्रवाई की तवक्को नहीं थी कि राइफल की गोली से उनके एक साथी की खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। जिस फौजी ने मेरी बहन राबिया को दबोच रखा था, वो भी राबिया को छोड़कर दौड़ता हुआ आगे जाकर अपने साथियों से मिल गया था। उनकी राइफलें आग बरसा रही थी। मैंने चाची जुलेखा और एक बूढ़े आदमी को गोलियों से छिलनी होकर गिरते देखा और फिर किसी फौजी की एक गोली ने मासूम शम्मो को भी छाड़ दिया। मैं भी एक मकान के दरवाजे के करीब दीवार के साथ खड़ा फायरिंग कर रहा था, मगर मेरे मुकाबले पर 3-4 फौजी थे जो पोजीशन लेकर फायरिंग कर रहे थे। मैं जिस दीवार के सहारे खड़ा था उसका एक हिस्सा आगे को निकला हुआ था, जिससे मुझे कुछ आड़ भी मिल गई थी। गोलियां मेरे आस पास से गुजर रही थी। इसी दौरान मेरे करीब आने वाला दरवाजा बड़ी आहिस्तगी से खुला और एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी, शमरोद शमरोद अंदर आ जाओ, जल्दी करो। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, वो चाची जैनब थी। मेरा घर इसी मोहल्ले में था। सब एक दूसरे के शनासा थे। घरों में आना जाना था। मैं अधेड़ उम्र मर्दों को चाचा और औरतों को चाची कहा करता था। नहीं चाची, तुम अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो, मैंने जवाब दिया और मुड़कर दूसरी तरफ देखने लगा। एक 8-9 साल की उम्र का बच्चा और एक अधेड़ उम्र औरत भी भारतीय सुरमाओं की बुरबुरियत का शिकार हो चुकी थी। उस मासूम बच्चे को 2 गोलियां लगी थी। खून बह रहा था और वो तड़प रहा था और मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। मेरी बहन राबिया ने उठकर एक मकान के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की थी, मगर चीखती हुई ढेर होगी और खाक में लौटने लगी। उसका जिस्म गोलियों से छीलनी हो गया था। मैं सन्नाटे में आ गया। एक लम्हा को सोचने समझने की कुव्वतें जैसे सलब हो गई। दिमाग पर बर्फ सी जम गई। मैं फटी पड़ी नजरों से खाक में तड़पती हुई राबिया को देखता रहा। मेरी नजरें कभी तड़पते हुए उस मासूम बच्चे की तरफ उठ जाती और कभी राबिया की तरफ। और फिर जैसे मैं होश में आ गया, मैंने राइफल को आगे निकालकर ट्राइगर दबा दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट में एक फौजी की चीख भी सुनाई दी थी। मैंने ट्राइगर से उस वक्त तक उंगली नहीं हटाई जब तक मैगजीन खाली नहीं हो गया। दूसरी तरफ से भी गोलियां बरसाई जा रही थी। मैंने खाली राइफल एक तरफ फेंक दी और नताई से बेनियाज होकर आड़ से निकलकर राबिया की लाश की तरफ दौड़ना चाहता था कि पीछे खड़ी हुई चाची जीनत ने मुझे कमीज से कॉलर से पकड़कर दरवाजे में खींच लिया। पागल हो गए हो, वो चीखी, तुम 2 कदम भी आगे नहीं जा सकोगे, वो तुम्हें छिलनी कर देंगे। उन्होंने राबिया को मार दिया चाची। मासूम खालदा को खाको खून में लौटा दिया। चाची जुलेखा को मार डाला और शम्मो को गोली से उड़ा दिया। मुझे छोड़ दो चाची, मैं उन वैश्यों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा।